आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। असल में हमारा जो आज का लेक्चर था वो लेक्चर 1 था। उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं उनको देखना था। तो पहले लेक्चर में कुछ तो तमहीदी बातें हो गई थी और कुछ जो है हमने डिस्कशन कर ली थी उसकी। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो शुरू करता हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो पहले लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो है डायमेंशन ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है। अब जो डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी है, इसके हवाला से जो बात हमने करनी है वो ये है कि कैसे डायमेंशन हम मुख्तस करते हैं और फिर किस तरीके से जो है वो डायमेंशंस को हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक दैट, any physical quantity expressed in terms of 7 fundamental units with the sum of their powers. These powers are called dimensions. ये एक डायमेंशन की और डेफिनेशन है। वैसे तो हमने बिल्कुल सादा सी की थी, जिसमें हमने सिंपली कहा था कि जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं या बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको हम डायमेंशन अस्यूम कर लेते हैं और बाकी सारी जो हैं वो उनकी टर्म्स में डिफ़ाइन कर लेते हैं। A physical quantity expressed in terms of fundamental quantity is termed as dimensional formula of that physical quantity. ये भी आइडिया थोड़ा सा जहन में रखना है। ये तो कुछ फार्मूला है, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला, ये अब हम डिस्कस करते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स रेज टू द फंडामेंटल यूनिट्स टू गेट द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ये ना इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा है। द corresponding expression known as dimensional formula. In the representation of dimensional formula, fundamental quantities are represented by one letter symbol. वो जो हम एफएससी में कहते थे कि हमने सिंबल लगानी है और फिर उसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देने हैं, तो आमतौर पे कुछ किताबों वाले इसे हट करके भी सिंपली करते हैं। जैसे ये एम है, एल है, टी है, आई है। ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए इसने आई डायमेंशन ली हुई है। इस तरीके टेम्परेचर के लिए इसने के लिए, बाज़ जो किताबों के अंदर थीटा भी लेते हैं। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एम ओ एल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, यानी अलहदा से उन्होंने लिखी। बाद किताबों में ये एम ओ एल के लिए अलहदा से कोई लफ्ज़ या लेटर मुंतखब कर लेते हैं। इस तरीके से सी डी के लिए भी कोई अलहदा से लेटर या सिंबल मुख्तस कर लेते हैं। बहरहाल हमें इसके ज़्यादा लंबे चक्कर में नहीं पड़ना। हमें सिंपली ये कहना है कि जब भी हमारे पास कोई फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी तो उस फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन से मतलब जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन हमने ख़ुद से मुख्तस की हुई हैं उनकी टर्म्स में लिखा जाता है। ये थोड़ा सा प्रोसीजर है कि किस तरीके से डायमेंशन फार्मूला बनाते हैं। राइट द फार्मूला फिज़िकल क्वांटिटी, कन्वर्ट द फार्मूला इनटू फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी। ये समझ रहे हैं ना आप। मसलन इस तरीके से है, F इज़ इक्वल टू एम ए, ये हमने फार्मूला लिख लिया फोर्स के लिए। F इज़ इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई ए एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है। और उसको अभी भी फंडामेंटल में नहीं किया क्योंकि वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है। और ये होता है लेंथ ओवर टाइम और एक टाइम पहले से मौजूद है। ये हमने फोर्स को कन्वर्ट कर ली है किस में, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। यानी ये सेकंड स्टेप का ये मतलब है। राइट द करस्पॉन्डिंग सिंबल फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग सिंबल है उसको लिख लेते हैं। यानी मसलन मैस है, मैस के लिए हमने क्या एक्सेस किया हुआ है, एम कैपिटल, तो ये एम कैपिटल आ गया। लेंथ के लिए एल कैपिटल है और टी के लिए जो है वो टी कैपिटल है, तो ये आ गया। मेक प्रॉपर अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन। ये प्रॉपर अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन से मतलब ये है कि एम एल और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रॉपर अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन है। ठीक होगी बात। एंड गेट द रिज़ल्ट, और फिर रिज़ल्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास प्रॉपर कॉम्बिनेशन
सॉरी 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 सॉरी, ये एल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर असल में यहाँ पर एल है, यहाँ पर चेंज है कर, यहाँ पर एल है, तो एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस, तो ये अब फोर्स की डायमेंशन आ गई लाइक दैट। इस तरीके से ये इसने एग्जांपल दिया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, उसके लिए ये फार्मूला उसने लिखा, फिर उसमें फंडामेंटल में लिखा, फिर ब्रैकेट्स लगा दी और फिर सारा ब्रैकेट्स में लिख दिया। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो। ये एक और एग्जांपल उसने दी है, या आप लोगों ने खुद से इसको ज़रा देखना है, ठीक है। ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन जो है, इसमें 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैज़ नो डायमेंशन, फॉर एग्जांपल 1/2, 2π एट्सेट्रा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैव नो डायमेंशन, फॉर एग्जांपल sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा एट्सेट्रा। एक्सपोनेंशियल हैव नो डायमेंशन, इस तरह एक्सपोनेंशियल। इन केस ऑफ e की पावर x, इन केस e की पावर x एंड x बोथ हैव नो डायमेंशन। तो ये चूँकि एक नंबर के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे, वेरिएबल के तौर पे, जिसको हम कोई नंबर वैल्यू देंगे, इसलिए इसमें ये एक फार्मूला मुझे नज़र में आया था, मैंने कहा ये बता दूँ। ये बाज़ दफ़ा नहीं, आप कुछ ओल्ड फार्मूले ऐसे हैं जो नई किताबों में या नए लिटरेचर में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन जब MCQ वगैरह बनते हैं तो बाज़ दफ़ा इस तरीके से कहीं से जब लोग बने बनाए MCQs उठाते हैं तो उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि इस तरह के MCQs जो है वो अब टीचर नहीं, मतलब अब किताबों में नहीं पढ़ाए जा रहे या उसमें से ना पूछा जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ों के अंदर, जैसे किसी साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर या पर्टिकुलरली किसी मशीनरी के मशीन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर या उसके प्रोसीजर के अंडरस्टैंडिंग के अंदर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। तो इस तरह ये रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये नाम याद रख लेने हैं, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C, ये याद रखना है। ये रिलेटिव स्पेसिफिक ग्रेविटी है या रिलेटिव डेंसिटी है, ये याद रखना है। अच्छा, इसी तरीके से ये एंगल थीटा है, इसमें इसकी डेफिनेशन के फार्मूले आपको लिखे हैं। कंप्रेसिबिलिटी है, ये याद रखना है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये याद रखना है आपने। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, रोनाल्ड्स नंबर है, ठीक है। अभी रोनाल्ड नंबर के बारे में जो है वो आपने इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है, खुद देखें ये क्या होता है। इसलिए लिखा दिया कि कब बाज़ दफ़ा इस तरह के MCQs में आ जाता है। इंटेंसिटी ऑफ द वेव, ये इंटेंसिटी ऑफ वेव का फार्मूला है, याद उस लफ्ज़ में एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड, एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड। वाट पर स्क्वायर मीटर इसका यूनिट है, ये उसका सिंबल है, ये उसकी डायमेंशन है। ये ऐसी चीज़ें थी जो आमतौर पे स्टूडेंट्स नहीं देखते, उनके लिए कुछ मुझे मिली थी, ये वाली मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिएगा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनको एक एक को बैठ के तसल्ली के साथ कैलकुलेट करके आपने देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो सेकंड पार्ट में हमने ये मेजरमेंट वाला डिस्कस कर लिया है। टेबल ऑफ डायमेंशन है, ये मैंने टेबल ऑफ डायमेंशन जो है वो कुछ मिली थी, उसको मैंने टेबल में लिख दिया है। जो भी आप देखना चाहें, इसको रटा नहीं लगाना, इसमें से कुछ ही कॉपी की हुई हैं उधर जो इम्पोर्टेंट थी, जो मैं समझता था कि स्टूडेंट्स की नज़र से पहले नहीं गुजरी हुई, ये भी और हैं, इनको भी देखना चाह रहे। ज़रा 1 मिनट में थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ ताकि आपको जो है ना वीडियो में सही तरीके से नज़र आ जाए। ये ठीक है, आप इस तरीके से वीडियो को पॉज करके किसी भी जगह के ऊपर आप उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, वरना वो आपको जो नोट्स भेजे हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं इस तरीके से लिखी हुई हैं। तो इसमें कोई आपके लिए नई भी होंगे डेफिनेशंस, उनको ज़रा ज़हनशीन कर लें, तो वो उनका जो है वो हमें पता होना चाहिए किस तरीके से। अब हम प्रिसिशन कन्वर्जन यूनिट का भी एक टेबल है, ये भी मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं, वो हमने जो बिखरे बिखरे पड़े थे वो अब यहाँ पर जो कम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे ये है आपके लिए ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, हार्स पावर है, ये आप तो लास्ट वक्त याद होना चाहिए, ठीक है ना।
ये है एनर्जी मैस इक्विवेलेंट। ये वैसे याद कर लें आप ये वाला एनर्जी मैस इक्विवेलेंट, तो फ़ौरन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कहाँ पे कन्वर्ट करना है। और बाज़ दफ़ा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी आ जाता है, तो फिर ये कन्वर्जन बड़ी आसान है थोड़ी सी, अगर आप इसमें से कोशिश करके याद कर लें, ठीक है। इसी तरीके से ये फरलांग और फ्रंट नाइट है, उसका आइडिया दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। फरलांग का बाज़ दफ़ा नहीं स्टूडेंट क्योंकि आमतौर पे इसको यूज़ नहीं करते, और बाकी ये फुट सेकंड वगैरह वाला ये सारी चीज़ें आपको दी हैं। वॉल्यूम में ये गैलन का आमतौर पे कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसको ज़रा जहन में रखिएगा कि ये गैलन्स किस तरीके से लीटर्स के साथ होती है, ठीक है। और लीटर सेंटीमीटर क्यूब कहलाता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूमेट्रिक के साथ उसका क्या है, ठीक है। नाटिकल माइल, इसको भी जहन में रखना है। ये इस तरीके से आपको ये मिल जाएंगे। स्लग का दोबारा से वहाँ पे भी हमने तज़किरा किया था, 1 एटॉमिक मास यूनिट का भी, लाइक दैट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एरर की तरफ में। एरर के हवाला से प्रिसिशन एंड मेजरमेंट, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट है, एन इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट इफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रिजेंबल्स वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। यानी हर क्वांटिटी है उसकी एक ट्रू वैल्यू होती है। जब आप किसी एक्सपेरिमेंट में आप उसकी वैल्यू को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर मेजर्ड वैल्यू आती है। तो मेजर्ड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू या ट्रू वैल्यू में फ़र्क होता है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा करीब उसको मेजर कर सके तो फिर हम कहते हैं कि ये मोर एक्यूरेट है। और अगर उसमें वो जो ट्रू वैल्यू उसके करीब वैल्यू, ज़्यादा करीब वैल्यू ना मेजर कर सके तो हम कहते हैं ये लेस एक्यूरेट है। प्रिसिशन है, इंस्ट्रूमेंट सेड टू बी हैव हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन इफ द मेजर्ड वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। मेजर्ड वैल्यू रिमेन्स अनचेंज का मतलब है कि मतलब फ़र्ज़ कि आपके पास ना कोई ऐसे लंप ऑफ मैटर था जिसका मैस m था, तो आप मेजर करते हैं इसको स्प्रिंग बैलेंस से या किसी फिज़िकल बैलेंस से, जिससे भी आप इसको मेजर करें, तो आप बार बार मेजरमेंट करते हैं तो बार बार निकलता है 4.2 किलोग्राम, फिर निकलता है 4.2 किलोग्राम, फिर मेजर करते हैं फिर निकलता है 4.2 किलोग्राम। तो ये इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये इसका एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है। अब ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, क्या कर रहा है कि इसकी मेजरमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं है, इसकी मेजरमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं है, ज़ीरो फ्लक्चुएशन है फ़िलहाल यहाँ पर, तो हम कहते हैं कि ये प्रिसाइज है, ठीक है ना। हाउ एवर लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स इट मे हैव बी रिपीटेड, तो वो सेम वैल्यू रिपीट करेगा, इसलिए ये प्रिसाइज होगा। एक्यूरेट होना और चीज़ है, प्रिसाइज होना और चीज़ है, इसलिए एक्यूरेसी और प्रिसिशन में आज के बाद मेरा ख्याल है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बन जाएगा इस डिस्कशन के बाद। एरर इन मेजरमेंट्स हैं, ये किसी भी मेजरमेंट में एरर को मालूम करने का फार्मूला है, ये आमतौर पर पूछा जा सकता है, ये इन जनरल आपको कहीं कैलकुलेट करना या अंदाज़ा करना कहीं पे पड़ सकता है, तो उस सूरत में ये बात याद रखनी है कि डेल्टा ए यानी ए क्वांटिटी ले ली है उसने, ठीक है ना, और मेजर्ड वैल्यू ए एम है और ट्रू वैल्यू ए टी है, तो फिर उससे हमें पता चल जाता है कि एरर कितना है। तो आज के बाद हमें ये जहन में याद रख लेना है कि एरर जो है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट डिफरेंस इसलिए बाज़ दफ़ा मेजर्ड वैल्यू कम आ जाती है, तो फिर आपको ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करना है पॉजिटिव रखने के लिए, और बाज़ दफ़ा जो मेजर्ड वैल्यू है वो ज़्यादा आ जाती है ट्रू वैल्यू से, तो फिर आपको मेजर्ड वैल्यू से ट्रू वैल्यू को माइनस करना होगा। तो उस सूरत में आपको ये याद होना चाहिए कि हमने फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि हमारा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ हमारा ताल्लुक़ होता है। टाइप्स ऑफ एरर है, सिस्टमेटिक एरर है, रैंडम एरर है, इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने कोट की हुई हैं, इसको देख लीजिएगा। सिस्टमेटिक एरर के बारे में बात की, मैं ज़्यादा नहीं इसके ऊपर गहराई में जा रहा, क्योंकि ऑलरेडी एफएससी में ये चीज़ें आप जो हैं वो करते रहे हैं। इस तरह इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इसको जस्ट आपने ना पढ़ लेना है, ये नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, ये उसने एक एग्जांपल भी दी हुई है, यहाँ पर हम इसको डिस्कशन में करेंगे। पर्सनल एरर, एरर काज्ड बाय द ऑब्जर्वर, यानी ये एरर ऐसे हैं जो ऑब्जर्वर की वजह से होते हैं।
तो यहाँ पर उसने उसकी तफसील लिखी। इस तरह इन्वायरमेंटल एरर हैं, ये एरर ऐसे एरर होते हैं जो एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज करने से, कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि अच्छा, तो ये मैं इन्वायरमेंटल एरर के हज़ार से बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिन क्वांटिटीज़ में एक्सटर्नल टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे अभी हम असल में आपका इस तरह का विजन नहीं होता। मसलन कोई भी मेजरमेंट आप करते हैं तो वो डिपेंड कर सकती है टेम्परेचर के ऊपर, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर सकती है, डायरेक्शन ऑफ ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर सकती है, ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड, सो बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशन चेंज हो रही हैं टाइम टू टाइम, आप क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो चेंज हो रही हैं, तो फिर उसके नतीजे में ज़ाहिर है वो सारी कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगी, वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी। जब वैल्यूज़ हो उसमें फिर हम कहेंगे ये एरर आ गया है। और ये एरर किस वजह से है? इन्वायरमेंट की वजह से। इस तरह रैंडम एरर है, स्टैटिस्टिकल एरर है। कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं वो, या कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो होती ही स्टैटिस्टिकल नेचर की हैं। स्टैटिस्टिकल नेचर का मतलब ये होता है, ये स्टैटिस्टिक्स जो है, ये स्टैटिस्टिकल नेचर कब अराइव होती है? कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिनके हैपन होने का हमें श्योर नहीं होता। उसकी बहुत मशहूर सी एग्जांपल एक देते होते हैं, वो रेडियो एक्टिविटी है, कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका एक एटम पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब हम इन एडवांस प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि ये किस वक्त जो है वो यहाँ से जो डिके कर जाएगा। तो इस तरह के प्रोसेस जो है वो रैंडम प्रोसेस होते हैं। तो रैंडम प्रोसेस में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ होता है। तो याद रखना, रैंडम प्रोसेस में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ होता है। तो ऐसे प्रोसेस जो हैं उनके लिए फिर हम रैंडम एरर जो है वो यूज़ होता है। ये उसने एक छोटी सी एग्जांपल इसमें कोट की हुई है यहाँ पर, ठीक है ना, ये भी देख लीजिएगा। ये थोड़ी सी इस तरह की बातें, इवन दिस एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड, इस तरह की बातें। फिर रेजोल्यूशन, एक्यूरेसी, प्रिसीशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी वाज़ दफ़ा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये अलहदा से डिस्कस कर लिया। स्टैंड फॉर लीस्ट काउंट और मिनिमम रीडिंग विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेजर, ठीक है। ये आपके लिए कोई थोड़ी शायद नई बात हो, रेजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट से क्या मतलब है, इसलिए इसको भी आपने जहन में रखना है, ठीक है। बाकी एक्यूरेसी तो बता दिया, प्रिसिशन का भी बता दिया। ये कुछ फार्मूले हैं, स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, इनको ज़रा हम तरीके के साथ समझ लें। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एरर है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन वही है जो भी आपको थोड़ी देर पहले बताई है। उसकी अगर हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो आपने मेजर की हैं किसी क्वांटिटी की, तो फिर उसकी हम मीन वैल्यू लेते होते हैं। मसलन आपने जैसे आप टाइम पीरियड है, ठीक है ना, आपने देखा होगा मैट्रिक में भी आप इस तरीके से करते थे, या एफएससी में या एमएससी में जो आप प्रैक्टिकल करते थे, तो उसमें वो क्वांटिटीज़ में एरर जो है वो कम से कम करने के लिए मेड वैल्यूज़ में आप उसकी 2, 4, 5 वैल्यूज़ जो हैं वो ले लेते थे, फिर आप उसका एवरेज लेते थे। तो उस सूरत में फिर एब्सोल्यूट एरर मालूम करने के लिए डेविएशन जो है फ्रॉम द ट्रू वैल्यू मेजर किया जाता है, डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, ठीक है ना, आर डेविएशन ऑफ द ith वैल्यू फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। तो इस तरीके से ये होता है। इज़ द एब्सोल्यूट एरर वेयर xm इज़ द मीन वैल्यू एंड xi इज़ द ith कंपोनेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ith कंपोनेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन का मतलब है ith वैल्यू, मतलब पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू एंड सो ऑन। रिलेटिव एरर है द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड एरर, दैट इज़ रिलेटिव एरर। तो ये आपके पास जो है वो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये समझ लें ज़रा। ये एब्सोल्यूट एरर है। फ़र्ज़ कर लें आपने वैल्यूज़ मेजर करी हैं 3, 4, 2, 6, इनका सबसे पहले मीन निकालेंगे, ठीक है ना। 8, 12, 13, 14, 15, 4 है,
एक इसमें और ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया 6 2 8 4 12 13 14 15 16 और 5 ले लेते ना एक और वैल्यू, तो ये हो गया 20 टोटल है डिवाइडेड बाई 5, तो मीन कितना हो गया इसका 4। अब डेविएशन का क्या मतलब है, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 4 0, डेविएशन है, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो उनका फिर मीन, ये सारी डेविएशंस का मीन आगे लेकर के यहाँ पे, और उसकी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, इसको रिलेटिव एरर कहते हैं। बाज़ दफ़ा ये हो सकता है आपसे पूछा जाए। और परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100। आ गया प्रोपेगेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन का मतलब ये है कि अगर आपने एक क्वांटिटी ए मेजर की, दूसरी क्वांटिटी बी मेजर की, उससे आप एक नई क्वांटिटी निकालते हैं एक्स ए प्लस बी, तो इस क्वेश्चन ही पैदा ये होता है कि एक्स में कितना एरर होगा जो आपने वहाँ से कैलकुलेट की। एफएससी की किताब ना आपने देखनी है आज ही, उसमें ना उसकी इंडेक्स देखनी है, बैक साइड के ऊपर जो उसकी इंडेक्स लगाई हुई है ना एरर के अतबार से, उसमें बड़ा तफसील के साथ इसका तस्करा किया गया। आपने ये वहाँ से करना है, यहाँ से मैंने सिर्फ जो है ना वो आपको हवाला जाती यहाँ पे जो है रेफरेंस देने के लिए हमने ये बात कर ली, ठीक है ना। ये वहाँ से करना है आपने। ये फिर कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं उसको उसका आपस में रिलेशन मालूम करने के लिए, ये इस तरह की चीज़ें भी हेल्पफुल होंगी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप बेटर वे से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकें। मसलन एक यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, फिर यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ दी हैं, और यहाँ पे कुछ 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं। आपने रिलेटेड क्वांटिटीज़ को एक दूसरे के सामने लिखने हैं। ये कि प्लांक कांस्टेंट है, अर्ग सेकंड है, और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि जो वैल्यूज़ दी हुई थी ना यहाँ पे, अर्ग सेकंड ये यूनिट हो गया, यानी प्लांक कांस्टेंट है, ये उसका यूनिट हो गया, और उस यूनिट में ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। ये देखें बड़े तरीके के साथ आपको बनाना पड़ेगा। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ मॉडरेटर होता है, यानी इसमें से देखा कि कौन कौन सा है, तो मॉडरेटर उसके साथ रिलेटेड चीज़ है। और फिर मॉडरेटर जो है वो हमें पता है उसकी एक एग्जांपल हैवी वाटर है, तो इसलिए मॉडरेटर हैवी वाटर के साथ इस तरह ये इस तरह के कॉलम बड़े इंटरेस्टिंग है। मुझे कहीं से और भी मिलेंगे या आपको भी मिलें तो आप इसको इस तरह के कॉलम्स को देखें, इससे ना बड़ा दिमाग, या खास तौर पे 3 वे वाले कॉलम, इससे बड़ा मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बढ़ेगा। जैसे आइंस्टाइन है, और इसमें देखें आइंस्टाइन से रिलेटेड कौन सी चीज़ है, हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है ना। फिर इस कॉलम में देख लिया, वो सेलेक्ट कर लिया, फिर इस कॉलम में देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टाइन के मुताबिक क्या चीज़ है, तो हमें पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होती है, तो इसलिए उसके सामने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। आ जाए मास डिफेक्ट है। मास डिफेक्ट में देखें क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये स्पेकुलेट करते हैं न्यूक्लियर कांस्टेंट से, इधर फिर आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो देखें अब हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर कांस्टेंट के साथ उसने मास डिफेक्ट के साथ उसने क्या चीज़ की है, न्यूक्लियर कांस्टेंट, और उधर फिर E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर, या मॉलिक्यूलर वेट इसके साथ नहीं आ सकता। हमने गेस किया था मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हमारा रॉन्ग हुआ। क्यों नहीं आ सकता, अब हम सोचते हैं, तो क्योंकि जो मास डिफेक्ट है उसमें जो एनर्जी कैलकुलेशन की जाती है, या न्यूक्लियर के साथ मास डिफेक्ट की कांस्टेंट वैल्यू की जाती है, वो वाली एनर्जी इस फार्मूले से असल में कैलकुलेट की जाती है, इसलिए ये इससे रिलेटेड है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेस्ट करने के लिए ना। 3 कॉलम में इस तरीके से चीज़ों को लिखते हैं ना, फिर उसके साथ जो है ना इस तरह। डी ब्रॉगली है लास्ट में, इसमें से कौन सा आएगा, एंगस्ट्रॉम है, ये तो यूनिट आ जाएगा, मॉडरेटेड है, लोअरिंग है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, न्यूक्लियर कांस्टेंट है, पेपर प्रेशर लोअरिंग, इसका मतलब उसके साथ हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक पहले हो उसका, एंगस्ट्रॉम ये यूनिट है उसका, अच्छा ठीक है। इधर से मैटर वेव आ गई, तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में होती हैं, और चूँकि ये एंगस्ट्रॉम यूनिट जो है वो आमतौर पे वेवलेंथ की वेव्स की यूनिट्स को डी ब्रॉगली रेंज की जो वेव्स होती हैं ना उनके लिए एंगस्ट्रॉम यूज़ होता है।
ये देखें ना, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। आप ये सोचें कि आपका कितना विजन क्लियर होना चाहिए चीज़ों के बारे में, फिर कहीं जाके ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपको क्लियर होंगी। ठीक है, ये फिर डायमेंशन का कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम था डायमेंशन के एतबार से, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, मुझे मिला। फिर ये और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है डायमेंशन के एतबार से, ये आपने प्रैक्टिस करने हैं घर में बैठ के। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। वो मैं अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में शेयर करता हूँ, वो लंबी बात हो जाएगी इसी वीडियो के अंदर। वो है वेक्टर्स ऑन स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, उसके हवाले से कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं। तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।